नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे खान सर के द्वारा बेहतरीन सेट नंबर 5 का। कल हम लोगों ने 1 से लेकर 50 प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से समझा। उसके आगे आज हम लोग 51 से 100 यानी अगला 50 प्रश्न को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसमें करंट अफेयर्स, मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है तो वह है कार्बन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी जैविक पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्य रूप में पाया जाता है, इसलिए सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व हो जाएगा कार्बन। अच्छा, कार्बन का परमाणु यानी एटॉमिक संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। कार्बन धातु है क्या? धातु है। कार्बन एक धातु है। कार्बन के कितने अपरूप हैं? तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कितने अपरूप होते हैं? 3 अपरूप होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन हुआ था, कहाँ स्थित है? तो हरिपुरा यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है गुजरात में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कांग्रेस का जो 54वां अधिवेशन हुआ था वह हुआ था हरिपुरा में। यही हरिपुरा में जो गुजरात में अवस्थित है, और इसकी अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद 1939 में जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था त्रिपुरी में। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में। और इसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने बाद में गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण इस्तीफा दे दिया था, जो है 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार किए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान किसने ग्रहण किया था? यानी नमक सत्याग्रह के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था अब्बास तैयब जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्बास तैयब जी ने। मई 1930 ईस्वी में धरसना के सरकारी नमक गोदाम में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह जैसे ही समाप्त हुआ था अप्रैल में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और उसका नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने इसका नेतृत्व किया था। इनके सम्मान में गांधी जी और अन्य लोगों ने उन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात भी कहा है। तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात कहा जाता है अब्बास तैयब जी को। चलिए अगला प्रश्न है, यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में किसका कथन था? यानी क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में किसने कहा था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक है? तो यह किसने कहा था? कहा था महात्मा गांधी जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद कहा गया था क्रिप्स प्रस्ताव में कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ठुकरा दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विद्युत वाहिनी नामक सैन्य संगठन निम्नलिखित में से किससे संबंध था? तो विद्युत वाहिनी नामक सैन्य संगठन, इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था ताम्रलिपि जातीय सरकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विद्युत वाहिनी नामक सैन्य संगठन का संबंध था ताम्रलिपि सरकार से। बंगाल का मिदनापुर जगह था। कौन सा जगह? मिदनापुर जगह। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ताम्लुक, जिसे ताम्रलिपि कहते हैं, में गठित सरकार जो था जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है, जो कितना ईस्वी तक अस्तित्व में रहा था? तो 1944 ईस्वी तक जो है अस्तित्व में रहा था। चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज पारित किया गया था का अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह हुआ था लाहौर में, और उसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने किया था, और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग जो है यह प्रस्ताव पारित किया गया था। अच्छा, मोतीलाल नेहरू ने उससे जस्ट पहले 1928 का जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किया था। वहीं बात करें श्रीनिवास आंगियार,
तो श्रीनिवास आंग्यार, इन्होंने कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो इन्होंने जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया था वह था गुवाहाटी अधिवेशन 1926। और इसमें जो है इसका मेन था कि सभी जो कांग्रेस का सदस्य थे उसके लिए खादी वस्त्र को अनिवार्य कर दिया गया था। खादी वस्त्र जो है कंपलसरी कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस हम लोग देखा 1938 और 1939 हरिपुरा त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो INA, इंडियन नेशनल आर्मी, इसका गठन जो शुरू में किया था मोहन सिंह ने किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? मार्च 1942 में, मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में? मोहन सिंह के नेतृत्व में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोला था सूरत में। कहाँ खोला था? सूरत में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेज और फ्रांसीसी ने, अंग्रेज और फ्रांसीसी ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में खोला था। अच्छा, डच ने कहाँ खोला था? तो डच ने मसूलीपट्टनम में खोला था, मसूलीपट्टनम में खोला था। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोला था? तो कोचीन में खोला था। कहाँ खोला था? कोचीन में खोला था। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन आते हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1498 में। कब हुआ था? 1498। जबकि इंग्लिश यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1602 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1664 ईस्वी में। कब हुआ था? 1664 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत ने किस देश को गतिशीलता समाधान प्रदान करने के लिए 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजनों को सौंपा है? तो 10 जो है ब्रॉडगेज रेल इंजन यह किस देश को सौंपा है भारत ने? तो यह सौंपा है श्रीलंका को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसे सौंपा है? श्रीलंका को सौंपा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महिलाओं को ऋण देने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की सूची में सबसे ऊपर रहा है? तो इसमें सबसे ऊपर रहा है तमिलनाडु। कौन सा राज्य रहा है? तमिलनाडु रहा। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार महिलाओं को ऋण देने के मामले में ये कौन सा योजना के तहत? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सबसे टॉप में रहा है तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है बांका जिले के मंदार पर्वत के नीचे किस मेले का आयोजन किया था? तो मंदार पर्वत यह बिहार के बांका जिले में है। कह रहा है कि किस मेले का आयोजन इसके नीचे में किया जाता है, मंदार पर्वत के नीचे? तो वह है बोंसी मेला। कौन सी मेला? बोंसी मेला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, और ये जो बोंसी मेला है यह मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। कौन से पर्व के? मकर संक्रांति के अवसर पर। अगला प्रश्न है खुदा बख्श लाइब्रेरी किस शहर में स्थित है? तो खुदा बख्श लाइब्रेरी यह बिहार के पटना में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ स्थित है? बिहार के पटना में। और इसे खोला कब गया था? तो आम जनता के लिए यह खोला गया था 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यह कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यह मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 मई को। कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। हर साल विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यह मई और अक्टूबर के दूसरे जो है शनिवार को मनाया जाता है। इस साल जो है 2021 में यह 8 मई को मनाया गया था। 2021 में 8 मई को मनाया था और इसका थीम था सिंग फ्लाई सोअर लाइक ए बर्ड। अच्छा, मई की बात आई तो मई का हम लोग महत्वपूर्ण दिवस को एक बार रिवाइज कर लेंगे। 1 मई को हम लोग मनाते हैं श्रमिक दिवस। 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को हम लोग यही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। 8 मई को ही हम लोग रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं, रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। वहीं 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। वहीं 12 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व नर्स दिवस। कौन सा दिवस? विश्व नर्स दिवस।
15 मई को मनाते हैं विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस मनाते हैं। वहीं बात करें 17 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व दूर संचार दिवस, विश्व दूर संचार दिवस। 18 मई को मनाते हैं विश्व संग्रहालय दिवस, विश्व संग्रहालय दिवस। वहीं 21 मई को आतंकवाद रोधी दिवस और 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे और 31 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व तंबाकू रोधी दिवस, विश्व तंबाकू रोधी दिवस। अगला प्रश्न है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था गोपाल ने, पाल वंश का शासक था गोपाल, इसने किया था। किसने? गोपाल ने किया था। अच्छा, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, जबकि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अच्छा, बात करें ओदंतपुरी के बारे में तो अरब लेखकों ने इसकी चर्चा अबबंद नाम से की है। वहीं लामा तारानाथ ने इस ओदंतपुरी महाविहार को ओदंतपुरी महाविद्यालय कहा है। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा था तो उसी समय इस विद्यालय ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न है नचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया था? तो नचारी राग जो है इसका सृजन बिहार में किसने किया था? तो ये किया था विद्यापति ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाकवि विद्यापति ने बिहार में नचारी राग व लगनी राग इसका जो है रचना किया था। चलिए अगला प्रश्न, महाराजा नवल किशोर सिंह ने किस राग की रचना की? तो महाराजा नवल किशोर सिंह ने किस राग की रचना किया था? तो फाग का रचना किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में फाग राग की रचना या महाराजा नवल किशोर सिंह ने किया। अगला प्रश्न लोंडा नृत्य बिहार के किस जिले में अधिक प्रचलित है? तो लोंडा नृत्य यह बिहार के भोजपुर वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ? लोंडा नाच। इस नृत्य को लोंडा अर्थात लड़का ही करता है, अतः इसे बिहार की आम भाषा में लोंडा नृत्य कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय बनी है डॉक्टर तोहेरा कुतुबुद्दीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन पहली भारतीय बनी है। ये डॉक्टर कुतुबुद्दीन का जन्म मुंबई में हुआ है। वह शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर हैं। यह पुरस्कार जीतने वाली वह पहली भारतीय मूल की व्यक्ति बनी है। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जो अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, उन्होंने 2019 में प्रकाशित अपनी पुस्तक था अरबी ऑपरेशन आर्ट एंड फंक्शन, इसके लिए यह उन्हें पुरस्कार दिया गया है। हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन बना है? तो यह बना है पुडुचेरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन लक्ष्य हासिल कर लिया। अच्छा, राज्य में कौन बना है पहला राज्य? तो पहला राज्य बना है गोवा। कौन सा राज्य बना है? गोवा बना है। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह पर मार्स रोवर उतारने वाला दूसरा देश निम्नलिखित में से कौन बना है? तो दूसरा देश बना है चीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दूसरा देश बना है चीन। कौन सा देश बना है? चीन। चीन ने 15 मई 2021 को लाल ग्रह पर अपना जो है मार्स रोवर जिसका नाम था जुराग, क्या नाम था? जुराग को उतारने की उपलब्धि हासिल कर लिया। पहला देश जो है कौन सा बना है? तो पहला देश बना था अमेरिका। कौन सा देश बना था? अमेरिका बना था। अच्छा, मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह की बात आई तो हम लोग यहाँ भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन था उसे समझ लेते हैं। चंद्रयान 3 यह जो है 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। कौन सा रॉकेट से यह लॉन्च किया था? LVM-3M4 इस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था और इसरो की अध्यक्षता उस समय किया था किसने? तो एस सोमनाथन की अध्यक्षता में इसे लॉन्च किया गया था। इसमें 3 मॉड्यूल थे,
प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। लैंडर जो था उसका नाम क्या था? तो लैंडर का नाम था विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। और रोवर का नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था? प्रज्ञान जो है रोवर का नाम था। चलिए, इससे पहले चंद्रयान 2 हुआ था 22 जुलाई 2019 को के सिवन की अध्यक्षता में लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 2 को GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में मिट्टी जो पाया जाता है वह है बाल सुंदरी मिट्टी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार के उत्तरी मैदान में भांगर क्षेत्र के बाद बाल सुंदरी मिट्टी का क्षेत्र है। यह मिट्टी गहरे भूरे रंग का होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय होता है। पूर्णिया के दक्षिणी भाग से प्रारंभ होकर सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग को गिरता हुआ संपूर्ण सारण जिले, चंपारण के दक्षिण पश्चिम भाग में यह मिट्टी का विस्तार है। चलिए, अगला प्रश्न, धन्वंतरी भारत में किस शासक के नवरत्नों में से एक थे जिनके जन्मोत्सव के रूप में धनतेरस मनाया जाता है? तो धनतेरस धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? तो धन्वंतरी या चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। धन्वंतरी उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न को दरबार में रखने की परंपरा राजा विक्रमादित्य ने ही शुरू किया था। धन्वंतरी राजा दरबार के जो है आयुर्वेद चिकित्सक थे। यह जो है एक आयुर्वेद चिकित्सक थे। रोग निदान, वैद्य चिंतामणि, भगवान धन्वंतरी की प्रमुख पुस्तकें हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, यदि 3 संख्याओं का योग जो है 98 है, पहले से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है, तो संख्या बताएं। कह रहा पहला तो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, तो पहला और दूसरा का अनुपात है 2:3 और दूसरा और तीसरा का अनुपात है 5:8। तो तीनों का जो अनुपात हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 15 और 18। 10, 15 और 18 जो है इसका तीनों का रेशियो हो जाएगा। कह रहा है तीनों का योग 98 है, तो हम ये तीनों को जोड़ देते हैं। 15 और 10 25 और 10 35 और 8, तो हो जाएगा कितना? 35 और 49, 49 बराबर 98। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो पूछ रहा है तो दूसरी संख्या बताएं। तो 15 दूनी 30। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न मैथ का प्रश्न है। तो ये इसका वैल्यू हम लोग ए मान लेते हैं। ए बराबर 4.359 और ये वैल्यू हो जाएगा बी का। तो ए इंटू ए और ये बी इंटू बी और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी। तो ये इस फॉर्मूला पे से आप लोग सेट कर लीजिएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे हो जाएगा ए माइनस बी, यही ना होगा। तो इसे सोल्व करते हैं, लिखते हैं हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी। ये कट जाएगा ए प्लस बी, तो यानी इसको और इसको जोड़ देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो रेफ्रिजरेटर खाद्य परीक्षण में कैसे मदद करता है? तो ये क्या करता है? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या करता है? कम कर देता है, घटा देता है। रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्मी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। उद्योगों के भीतर प्रशीतक के कई अनुप्रयोग होते हैं, जैसे खाद्य रेफ्रिजरेटर, औद्योगिक फ्रीजर, क्रायोजेनिक्स और एयर कंडीशनिंग में इसका उपयोग होता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें यकृत, पित्ताशय की थैली आदि का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं हेपेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहा जाता है। हेपेटोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। और पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्थिनोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्थिनोलॉजी। अच्छा, सरीसृप का जो अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है? हर्पेंटोलॉजी। हर्पेंटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न,
स्टीरोस्कोप तो 3D जो कलर 3D जो पिक्चर देखते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है स्टीरोस्कोप का। अगला प्रश्न है, बिहार में उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो फणींद्र नाथ घोष ने भाग लिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार के क्रांतिकारी फणींद्र नाथ घोष जो भगत सिंह के सबसे विश्वसनीय साथी थे, उन्होंने सितंबर में जो अधिवेशन हुआ जिसकी बैठक हुआ था उसके अध्यक्ष। अच्छा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसका जो स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह ने किया था 1928 ईस्वी में। इससे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सचिंद्र सन्याल ने इसकी जो है स्थापना किया था 1924 ईस्वी में। तो दोनों आप लोग याद रखें, इसे HRA कहते हैं, इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र कौन से थे? तो यह चंपारण और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बात करें नील विद्रोह, तो नील विद्रोह हुआ कब था? तो नील विद्रोह हुआ था 1854 से 62 के बीच। नील विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसके नेता थे तीरथ सिंह। कौन थे? तीरथ सिंह। और इसका क्षेत्र था बंगाल और बिहार। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। नील की खेती को लेकर 3 कट्ठिया प्रणाली लागू कर दिया था, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती जो है अनिवार्य कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा शुरू की गई डॉल्फिन आधारित पारिस्थितिकीय पर्यटन की सूची में बिहार से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शामिल है? तो बिहार का जो स्थान शामिल है वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान है कहलगांव। भागलपुर के बगल में है कहलगांव, वो क्षेत्र जो है शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डॉल्फिन जलज सफारी के तहत इको टूरिज्म की शुरुआत की गई। इसमें 6 स्थान को शामिल किया गया। 6 स्थान को शामिल किया गया। तो ये 6 स्थान कौन कौन से हैं? तो यूपी के इसमें 4 स्थान है। बिजनौर, यूपी का बिजनौर, ब्रिजघाट, प्रयागराज और वाराणसी। जबकि बिहार का कौन सा स्थान है? तो कहलगांव। और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का एक स्थान है बंदेल। कौन सा स्थान है? बंदेल। चलिए अगला प्रश्न है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो यह किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। रेल मंत्रालय ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का मंजूरी दिया था और उसके बाद इस स्टेशन का नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। एकता नगर रेलवे स्टेशन का कोड जो है EKNR होगा और जबकि स्टेशन का जो नंबर होगा वह 08224620 होगा। अगला प्रश्न है, सरकार ने भारत में पहले कोयले से मेथनॉल संयंत्र उद्घाटन किया है। संयंत्र किस संगठन द्वारा बनाया जा रहा है? तो यह संयंत्र जो है किस संगठन के द्वारा बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है भेल के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? भेल के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला कोयला से मेथनॉल CTM पायलट प्लांट केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे ने देश को समर्पित किया। संयंत्र का निर्माण जो करेगी भेल करेगी, यानी भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी करेगी। पांडे ने भेल हैदराबाद सुविधा में आत्मनिर्भरता भारत के तहत विकसित उत्पादों पर एक प्रदर्शनी भी समर्पित किया है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए जारी रोडमैप और विजन दस्तावेज का शीर्षक कब तक $300 बिलियन को सतत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात है? तो यह अनुमान है 2026 तक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रोडमैप और विजन दस्तावेज का शीर्षक 2026 से 26 तक $300 बिलियन का सतत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और आयात है। दस्तावेज विभिन्न उत्पादों के लिए वर्षवार विवरण और उत्पादन अनुमान प्रस्तुत करता है।
प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का रेल कोच फैक्ट्री यह स्थापित किया गया कोंडाकल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ किया गया है? तेलंगाना के कोंडाकल में। तेलंगाना के कोंडाकल स्थान पे, तेलंगाना के कोंडाकल स्थान में स्थापित किया। यह रेल कोच लोकोमोटिव, इंटरसिटी ट्रेन सेट, मेट्रो ट्रेन और मोनो रेल का निर्माण करेगा। इसमें एक वर्ष में विभिन्न प्रकार के 500 कोच और 50 लोकोमोटिव बनाने की क्षमता है और यह 2000 से अधिक रोजगार भी पैदा करेगा। प्रश्न है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक, इसके लेखक है नवदीप सिंह गिल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नवदीप सिंह गिल जो है इस पुस्तक की रचना किया। अच्छा, नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो प्लेयर है, कौन सा थ्रो? जेवलिन थ्रो प्लेयर है। चलिए, प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अपर भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 12,500 करोड़ रुपए देगा। यह मध्य कर्नाटक को पानी की कमी से जल समृद्ध बनाने में मदद करेगा। अच्छा, कर्नाटक में और परियोजना है, तो कर्नाटक में जो परियोजना है वो है पोचमपाद परियोजना और माल प्रवाह परियोजना। माल प्रवाह परियोजना, ये इसका संबंध भी कर्नाटक से, कर्नाटक से ही में संबंध है। ऊपरी कृष्णा परियोजना, घाट प्रवाह परियोजना, इसका भी संबंध कर्नाटक से है। वहीं बात करें केरल से, तो केरल में है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना का संबंध जो है केरल राज्य से है। किस राज्य से है? केरल राज्य से है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सन टू लिक्विड्स ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन सी होगी? तो सन टू लिक्विड्स ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली जो एयरलाइंस होगी वह होगा स्विस एयरलाइंस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसे आमतौर पर स्विस एयरलाइंस के रूप में जाना जाता है। सन टू लिक्विड फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस होगी। सिन्हेलियन ने एक ऐसी प्रक्रिया तैयार की है जो कार्बन न्यूट्रल केरोसिन का उत्पादन करने के लिए सूर्य के संकेतिक प्रकाश का उपयोग करती है। इस साल सिन्हेलियन जर्मनी में सौर ईंधन के औद्योगिक उत्पादन के लिए दुनिया की पहली सुविधा का निर्माण करेगा। 2023 में स्विस और केरोसिन का पहला उपभोक्ता बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी में पेट स्केल सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम परम गंगा रखा गया है, स्थापित किया गया है। तो यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया। कहाँ? आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण हम लोग देख लेते हैं। आईआईटी से आए हैं, तो आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर ने कॉमिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। कौन सा ड्रोन? कॉमिकेज ड्रोन का स्वदेशी संस्करण जो है यह लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने ही कृत्रिम हृदय तैयार किया है। कृत्रिम हृदय किसने तैयार किया है? आईआईटी कानपुर ने ही तैयार किया। आईआईटी मद्रास की बात करें, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाली ट्यूमर का पता लगाने के लिए एक टूल विकसित किया है, कम्युनिकेशन टूल, जिसका नाम है GBM ड्राइवर। क्या नाम है? GBM ड्राइवर नाम है। आईआईटी मद्रास ने ही दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस लॉन्च किया है, विकसित किया है। पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के तट पर एक ग्रीन समुद्री कछुआ पाया गया है? तो महाराष्ट्र के समुद्री तट पे पाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र के सिंधुगढ़ जिले में एक हरा समुद्री कछुआ मिला है। यह प्रजाति भारत में सिर्फ 2 जगहों पर ही पाया जाता है। एक स्थानीय ने किनारे पर कछुए के अंडे पाए, जिसकी पुष्टि बेंगलोर वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी के कछुआ शोधकर्ताओं नुपुर काले द्वारा किया गया कि यह हरे कछुए का अंडा है। अगला प्रश्न, 54वें यानी 94वें अकादमी पुरस्कारों में
फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार किसने जीता है? जेन कैम्पियन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने जीता है? जेन कैम्पियन ने जीता है। जेन कैम्पियन ने इस श्रेणी में 2 बार प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली महिला होने का रिकॉर्ड बनाया है। 1994 ईस्वी में द पियानो के लिए उन्हें द पियानो के लिए भी नामित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड के किस संस्करण में 2 भारतीय संगीतकारों रिकी केज और फाल्गुनी शाह ने पुरस्कार जीता है? तो ग्रैमी अवार्ड का केमा संस्करण में ये दोनों ने पुरस्कार जीता है। तो 64वें संस्करण में इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। रिकी केज और फाल्गुनी शाह, इन्होंने एक एल्बम था, केज ने बेस्ट न्यू एज एल्बम था डिवाइन टाइट्स के लिए अपना दूसरा ग्रैमी अवार्ड जीता है। चलिए अगला प्रश्न, यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत जो जज बनी है वह है कौन सा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केतनजी ब्राउन जैक्सन। ऑप्शन नंबर सी, केतनजी ब्राउन जैक्सन। सीनेट ने केतनजी ब्राउन जैक्सन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में घोषित किया है, जिससे वह देश की सर्वोच्च अदालत में सेवा देने वाली 116वीं और पहली अश्वेत महिला बनी है। जैक्सन को फरवरी में राष्ट्रपति जो बाइडेन है उसके द्वारा नामित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है? तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है इक्वाडोर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर बना है। इक्वाडोर की सर्वोच्च अदालत ने बंदर एलेस्ट्रिला के मामले में सुनवाई करते हुए अधिकारों को मान्यता देने का फैसला किया है। ऐसा माना जाता है कि यह पहला बार है जब किसी अदालत ने किसी जानवर पर प्रकृति के अधिकार लागू किए हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 108 फीट की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने गुजरात राज्य में किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह जो है इसका यह गुजरात के पश्चिम में है मोरबी। कहाँ? मोरबी में बापू केशवानंद जी के आश्रम में स्थापित किया गया। मोरबी में बापू केशवानंद जी आश्रम में इसकी स्थापना किया गया। कार्लोस अल्कराज ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है। तो कार्लोस अल्कराज किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो यह किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो कार्लोस अल्कराज यह स्पेन के यानी स्पेनिश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। अच्छा, एक बार हम लोग जानते हैं ग्रैंड स्लैम जो है वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होती हैं। पहला होता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। इसका विजेता बना है नोवाक जोकोविच। कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। यह किस देश के हैं? तो यह सर्बिया के हैं। दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2023। इसके भी विजेता है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं। महिला में इगा स्विअटेक बने हैं पोलैंड के। वहीं विंबलडन जो होता है विंबलडन ओपन 2023, इसके विजेता यही बने हैं कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं। और यूएस ओपन यानी अमेरिकी ओपन, तो यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह कौन सा देश शामिल होगा? तो रूस की जगह कौन सा देश शामिल हुआ है? तो रूस की जगह जो स्थान मिला है वह मिला चेक गणतंत्र का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेक गणराज्य ने रूस का स्थान लिया है, जिसे यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से क्या कर दिया है? रूस को निलंबित कर दिया गया है। इसके लिए जो महासभा में मतदान हुआ था इसके पक्ष में 157 मत पड़े थे। किसके पक्ष में? चेक गणराज्य के पक्ष में। निम्नलिखित में से कौन इंडियन गैस एक्सचेंज पर व्यापार करने वाला पहला गैस उत्पादक बना है? तो ये बना है ONGC। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ONGC जिसकी स्थापना कब किया गया था? तो ONGC की स्थापना क्या 1956 ईस्वी में। NTPC की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था। ये सारे महारत्न कंपनियां हैं। HPCL इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में किया था और IOCL इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई यह घोषित किया है सिक्किम में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिक्किम के मुख्यमंत्री PS गोले ने ब्लू ड्यूक को सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। यह घोषणा वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान रानी पुल के पास सरमडा गार्डन में किया गया। ब्लू ड्यूक सिक्किम की एक देसी तितली प्रजाति है। सिक्किम के राज्य तितली के रूप में घोषित होने के लिए एक और दावेदार कृष्णा पीकॉक से यह आगे निकल गया था। इसमें 2 दावेदार थे, कृष्णा पीकॉक, उससे यह आगे निकल गया। 1720 विषम तितलियों प्रजातियों में से 2 तितलियों को स्टेट बटरफ्लाई नामांकन के लिए चुना गया था। ब्लू ड्यूक, जिसे बासरोना दुर्गा भी कहा जाता है, सिक्किम और पूर्वी हिमालय के लिए अद्वितीय है, जिसे पहली बार 1858 ईस्वी में इस राज्य में देखा गया था। चलिए अगला प्रश्न है किस देश के हम्मद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो हम्मद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह किस देश में स्थित है? तो यह कतर में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कतर के हम्मद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। इसकी घोषणा फ्रांस के पेरिस के पैसेंजर टर्मिनस एक्सपो में किया गया था। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु जो है भारत का वह सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा घोषित किया गया है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए का ओपन खिताब किसने जीता है? तो नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए का खिताब यह किसने जीता है? यह खिताब जीता है R प्रज्ञानंद ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। R प्रज्ञानंद ने यह खिताब जीता है। अच्छा, R प्रज्ञानंद भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का ग्रुप ए का खिताब जीता है। शीर्ष वरीयता प्राप्त प्रज्ञानंद सभी 9 दौरों में अविजित रहे थे, यानी किसी भी दौर में वह नहीं हारे। उन्होंने एक अन्य भारतीय मास्टर वी प्रणीत को जो है हराकर यह खिताब जीता है। दोस्तों ये था 50 बेहतरीन प्रश्न, जिसमें लगभग करेंट अफेयर्स और मैथ के कुछ प्रश्न थे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने ग्रुप में शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।